हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो जावा का वीडियो है ये 12th वीडियो है, 12वां वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अबाउट इफ स्टेटमेंट। इसके अलग अलग सिंटैक्स को हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिकली जो इफ स्टेटमेंट है किसी भी लैंग्वेज में और इसलिए जावा में भी एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हो जब एक पर्टिकुलर कंडीशन जो आपने दिया है वो फुलफिल हो, मतलब कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो। ठीक है, कुछ एक ऐसे सिंटैक्स है जिसमें फॉल्स होने के लिए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग यूज करेंगे और किस तरह का जो सिंटैक्स है वो अपने पास है। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे वो है सिंटैक्स नंबर 1, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट होगा, एल्स नहीं होगा, जिसको नॉर्मल इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो है ना, सिर्फ एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है, वो भी तब जब दिया हुआ कंडीशन ट्रू होता है। इसका जहां तक सिंटैक्स है बस सिंपल है, इफ के अंदर आपको कंडीशन लिखना है और जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है एक या एक से अधिक लाइन का वो आपको इफ के अंदर लिख देना है। यहां पे भी सी प्लस प्लस की तरह सेम क्राइटेरिया है कि अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है इफ ब्लॉक के अंदर तो आप यहां पे भी स्कोप ऑपरेटर, मतलब कि जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, आइए सिंटैक्स नंबर 1 को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। यहां पे मैंने ऑलरेडी VS कोड खोल के रखा है और मैं स्कैनर क्लास का यूज करूंगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं java.util.scanner को। ओके, सिंपल है। अब चूंकि मुझे एक इंटीजर का इनपुट लेना है तो चलो एक वेरिएबल मैंने int टाइप डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब स्कैनर क्लास से स्कैनर sc इक्वल्स न्यू स्कैनर, जहां पे जो पहला जो स्कैनर है ये क्लास का नाम है, ये SC ऑब्जेक्ट है। न्यू तो एक कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में यूज होता है, और ये जो स्कैनर है ना, ये स्कैनर क्या है, तो ये स्कैनर कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैं system.in ऐसा पास कर देता हूं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं नम में असाइन करो sc.nextInt। देखो, कहीं ना कहीं स्कैनर क्लास से इनपुट लेना ज्यादा अच्छा है और अब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलो यहां पे ध्यान देना, ये देखो नम अंडरलाइन है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने नम को यूज नहीं किया है। अभी ध्यान देना, नम को हालांकि मैंने यहां इनपुट लेने के लिए यूज कर लिया, लेकिन अभी भी देखो दिक्कत है। अब मैं यहां लिखता हूं अगर नम के वैल्यू में 2 से भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो भाई आप system.out.println के जरिए मैसेज दे दो कि नम में जो वैल्यू है ना, नम में जो वैल्यू है, ध्यान देना यहां पे मैं println इज इवन। कौन है इवन, तो नम का वैल्यू इवन है। चलो मैं यहां नम प्लस इज इवन कर देता हूं। ठीक है, हो गया। लेकिन देखो स्कैनर SC, यहां पे मैंने util.scanner इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट कहां से किया, जावा util.scanner से। चलो सब कुछ सही लग रहा है। देखो अब इसमें होगा क्या, जब यूजर कोई इनपुट डालेगा और वो इनपुट जो भी वैल्यू होगा अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तब तो मैसेज आएगा कि नम का जो भी वैल्यू है वो इवन है, लेकिन ऑड के केस में नहीं आएगा। हम लोग इसको समझते हैं, ये ड्रॉबैक होता है नॉर्मल इफ का। पहले हम लोग जावा सी स्पेस abc.java लिख के इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलो जावा स्पेस abc लिख के हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखो, कोई भी आप रैंडमली कोई भी इवन नंबर आप डालो। यहां पे देखो मैंने मैसेज नहीं दिया, देखो मैसेज नहीं आ रहा है। अब मान लो मैंने 120 डाला तो मैसेज आ रहा ना 120 इज इवन। चलो एक काम हम लोग और कर लेते हैं, यहाँ पे
कि यहाँ पे मैसेज नहीं आने से थोड़ा सा यूज़र को प्रॉब्लम होता है, वो वेट करता रह जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट एलन से मैं मैसेज डाल देता हूँ कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर। ठीक है, चलो। लेकिन अब देखो, अगर आप अगेन जावा सी एबीसी डॉट जावा अगेन कंपाइल तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करो, जावा सी एबीसी डॉट जावा। मैंने क्या बताया कि जब भी सोर्स कोड में, जावा के सोर्स कोड में आप कोई भी चेंज करते हो कुछ भी, तो आपको अगेन कंपाइल कर लेना चाहिए। अब देखो जावा स्पेस एबीसी लिख के इंटर प्रेस करो। अब देखो मैसेज आ रहा है ना, प्लीज इंटर एनी इंटीजर। अब आप डालते हो 456, इट्स ओके, 456 इवन आ रहा है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगेन आप एग्जीक्यूट कराओ जावा स्पेस एबीसी, कंपाइल नहीं करवाना है इस बार क्योंकि मैंने कोई सोर्स कोड में चेंज नहीं किया है। और मान लो मैंने डाल दिया 333, अब ये तो एक और नंबर है, तो देखो इस केस में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है सिंटैक्स नंबर 1 के साथ, क्योंकि सिंटैक्स नंबर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ इफ लिखने का ही परमिशन दिया गया है। तो इसके वजह से बना है सिंटैक्स नंबर 2। सिंटैक्स नंबर 2 को कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि इसमें इफ पोर्शन भी होता है, इफ ब्लॉक भी होता है और एल्स ब्लॉक भी होता है ना। ये एग्जीक्यूट करता है इफ ब्लॉक में लिखे हुए कोड को तब जब दिया गया कंडीशन ट्रू होता है, और अगर दिया हुआ कंडीशन फॉल्स होता है ना तो ये एल्स ब्लॉक के में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है। सिंपल सा इसका भी सिंटैक्स है, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। इफ कंडीशन स्कोप ऑपरेटर आपको देना है, अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है आप इग्नोर कर दो। एल्स में अगेन उसी ढंग से स्कोप ऑपरेटर का यूज करोगे। अगर यहाँ पे फिर एल्स में जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है कंडीशन के फॉल्स होने पे वो आप लिखोगे। यहाँ पे भी अगर मल्टीपल लाइंस है तो आपको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस देना है, अदरवाइज सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो यहाँ पे भी आप इग्नोर कर सकते हो, या दोनों में से जिसमें मल्टीपल हो ना उसमें आप स्कोप ऑपरेटर यूज करो और जिसमें नहीं है मत यूज करो, या आप एक में यूज करो एक में मत यूज करो। लेकिन याद रखना कि जिसमें नहीं यूज कर रहे हो उसमें मल्टीपल लाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसमें यूज कर रहे हो उसमें सिंगल भी होगा तो भी यूज कर सकते हो, सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा तो भी, और मल्टीपल लाइन कोड होगा तब तो यूज करना ही करना है ना। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और समझते हैं सेकेंड सिंटैक्स को, इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो यहां पे हम लोगों ने तो ऑलरेडी इनपुट लेके रखा है, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है। यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि अगर नम के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रिमाइंडर क्या है, 0 आए, तो भाई प्रिंट कर दो कि नम में जो वैल्यू है ना दैट इज इवन, नहीं तो मतलब एल्स क्या प्रिंट करो कि नम में जो वैल्यू है दैट इज ऑड। क्यों भाई, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको हम लोग, चूंकि मैंने यहां फिर अगेन सोर्स कोड में चेंज किया है, तो जरा इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी कंपाइल करवाते हैं और इस दफा एग्जीक्यूट करा के देखना क्या फर्क आएगा। पिछली दफा इवन इंटीजर जैसे 120 डालने पे मैसेज आ रहा था कि 120 इज इवन, लेकिन इस बार ये आपको फायदा हो गया ना कि अगर आप कोई ऑड नंबर भी डालोगे लाइक 67, तो देखो 67 के केस में आ रहा है ना 67 इज ऑड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंडीशन अगर सही है तो भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, और कंडीशन अगर गलत है तो भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां पे मैं ये चीज देखो बता रहा था, अगर आप यहां इसको आप पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में लिख भी देते हो, चलो इफ को मैंने लिख दिया है ना, इफ को मैंने यहां पे इफ में मैंने देखो स्कोप ऑपरेटर लगा दिया, हालांकि सिंगल ही लाइन ऑफ कोड है। मुझे ये बताना है एक्चुअली आप लोगों कि आप लोग लिख सकते हो। अब चूंकि सोर्स कोड में मैंने चेंज किया है तो अगेन मुझे कंपाइल करना होगा, है ना। तो चलो अगेन कंपाइल कर लेता हूं और जावा स्पेस एबीसी। अब चलो 134 इज इवन, जावा स्पेस एबीसी, इस बार मैं 99 डाल देता हूं। और आपको लगता है कि नहीं भाई इफ में हम नहीं यूज करना चाहते, देखो जितना भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है मैं सबको यूज कर लेता हूं। एल्स में इस बार मैं पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूं, मतलब स्कोप ऑपरेटर यूज कर लेता हूं।
और चूंकि फिर से मैंने सोर्स कोड में चेंज किया है तो अगेन मुझे कंपाइल करना होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा ये रहता है ना कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं, थोड़ा लंबा ही सही, लेकिन एक वीडियो काफ़ी हो समझने के लिए। देखो 123 में ऑड आ रहा है, सही तो है, जावा स्पेस एबीसी, और मान लो मैंने 100 डाला तो देखो इवन आना चाहिए, इवन आ रहा है। और आप दोनों में भी लगा सकते हो। देखो एक बार ये चीज़ अगर मैंने बता दिया ना, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये लाइफ टाइम रह जाएगा। तो ये बेहतर है, जावा सी स्पेस एबीसी डॉट जावा, चूंकि कंपाइल मैं करवा रहा हूँ, चूंकि मैंने सोर्स कोड में अगेन चेंज किया है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, जिसको स्कोप ऑपरेटर बोलते हैं। 123 मैंने डाला, देखो 123 ऑड आ रहा है ना। चलो एक इस बार अगेन एग्जीक्यूट कराता हूं और कोई इवन डाल देता हूं, देखो 40 इवन आ रहा है, सिंपल है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड सिंटैक्स है ना, ये भी आप लोगों का हो गया क्लियर, ये सेकेंड सिंटैक्स। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड सिंटैक्स के ऊपर, जिसको इफ एल्स लैडर के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि यहां पे आप मल्टीपल कंडीशंस को लिखते हो। अब ये क्या है, एक्चुअली अभी तक एक कंडीशन मैंने लिखा था वो सही है, तो इफ का ब्लॉक, इफ ब्लॉक में लिखा हुआ चीज एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर वो गलत है तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ चीज एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है कि अगर पहला कंडीशन सही है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं तो फिर भैया आप सेकेंड कंडीशन को चेक करो, नहीं तो फिर थर्ड को चेक करो, फोर्थ को चेक करो, फिर 5 को चेक करो, फाइनली नहीं तो एल्स, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हम लोग समझते हैं सिंटैक्स नंबर 3 को प्रैक्टिकली, इफ एल्स लैडर को। चलो यहां पे हम लोग करते क्या है, ध्यान देना, ये सारा यहां पे मैं यहां फ्लोट मार्क्स ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं प्लीज इंटर मार्क्स। अब वो डिस्टिंक्शन वाला ग्रेड वाला सिस्टम जो है ना, ग्रेडिंग का मैं बना देता हूं। और चूंकि फ्लोट मैंने लिया है तो यहां पे नेक्स्ट फ्लोट से फ्लोट का इनपुट ले लेना है, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, अगर 75% या उससे ऊपर है, सबसे पहले तो देखो जो मार्क्स है ना वो 0 to 100 होगा। मार्क्स क्या होगा, 0 to 100, 0 से कम नहीं हो सकता है चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 100 से अधिक भी नहीं हो सकता। तो आप यहां लिखते हो कि अगर मैंने क्या लिया है वेरिएबल, बहुत ध्यान से समझना, मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है, नम नहीं है मार्क्स है, तो आप यहां पे नम के जगह पे मार्क्स करो। अब यहां पे लिखो अगर मार्क्स का वैल्यू लेस देन 0 है या मार्क्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 100 है, तो भाई आप प्रिंट कर दो system.out.println के मदद से कि जो मार्क्स है ना, मार्क्स इज इनवैलिड। भाई कुछ भी गलत होगा तो आपको तो कोड लिखना है ना जो यूजर को इन्फॉर्म करे कि समथिंग इज रॉन्ग। नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू 75 या उससे ज्यादा है तो भाई आप क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो ग्रेड। ग्रेड क्या है, डिस्टिंक्शन। 75 या उससे ऊपर वालों को डिस्टिंक्शन दिया जाता है। नहीं तो सिमिलरली अब देखो यहां पे मैं स्कोप ऑपरेटर अगेन नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि सिंगल है, लाइन ऑफ कोड है ब्लॉक के अंदर। अगर 60 या उससे ज्यादा है, अब निश्चित रूप से ये जो है ना 75 से कम ही होगा, 74 तक पहुंचेगा, इसलिए कि पहले मैंने 75 या उससे ज्यादा वाले का कंडीशन लिख दिया है। तो उस केस में आप क्या लिखो, यहां पे ग्रेड क्या है, फर्स्ट। मैसेज थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर मार्क्स ज्यादा या बराबर है 45 के तो सेकेंड। नहीं तो अगर मार्क्स जो है वो ज्यादा या बराबर है 30 के तो भाई आप प्रिंट कर दो थर्ड। और नहीं तो फाइनली क्या बचा, फाइनली फेल वाला बचा हुआ है। तो नहीं तो
नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, नहीं तो प्रिंट कर दो फेल। अब देखो ऐसा आपने लिखा। अब देखो यहां पे मैं एक चीज फिर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अभी पहले मुझे इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को चेक करवा लेने दो। देखो समझो, आप लोग पहले इसको चेक करना। एक एक वैल्यू का इनपुट मैं दूंगा, जावा स्पेस एबीसी। देखो सबसे पहले एक निगेटिव नंबर डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं, -10। देखो इनवैलिड दिखा रहा है, मार्क्स इज इनवैलिड, ओके। अब इस बार 100 से ज्यादा कोई वैल्यू डालता हूं, 110। देखो मार्क्स इज इनवैलिड। चलो अपना पहला वाला कंडीशन बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब जावा एग्जीक्यूट, कंपाइल तो करवाना नहीं है ना, कंपाइल तो ऑलरेडी हो चुका है एक बार। जावा एबीसी, इस बार मैं डालता हूं 79। देख लो डिस्टिंक्शन आ रहा है। अब कहोगे कि भाई 75 डाल के देख लो तो एक बार, चलो 75 भी डाल के देख लेता हूं, डिस्टिंक्शन आ रहा है। जावा एबीसी 65, देखो फर्स्ट आ रहा है ना। जावा स्पेस एबीसी 45, सेकेंड आ रहा है। जावा एबीसी चलो 32, थर्ड आ रहा है। और जावा एबीसी मान लो 12 नंबर आपने डाला, फेल। ठीक है, यहां पे मैसेज आप अपने हिसाब से फिर कर सकते हो। यहां पे एक चीज देखो, यहां लोग अक्सर क्या समझते हैं कि लास्ट में एल्स से ही एंड होना चाहिए। मैं क्या करता हूं ना, ध्यान दो, इसको मैं बना देता हूं कमेंट लाइन। ओके, ये आपका बन गया कमेंट लाइन। ठीक है, मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं, नहीं तो अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर मार्क्स का वैल्यू 0 या उससे ज्यादा है तो भाई आप फेल कर दो। देखो क्यों मैंने ऐसा बताया, अक्सर स्टूडेंट से मैंने ये पूछा और स्टूडेंट ने जवाब क्या दिया है कि नहीं सर इफ एल्स लैडर है ना, तो इफ एल्स लैडर में जो लास्ट होगा ना वो एल्स से ही होगा। नहीं है भाई, लास्ट में आप एल्स मत लिखो, लास्ट में आप एल्सिफ से भी एंड कर सकते हो। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब सोर्स कोड में मैंने चेंज किया है, तो सोर्स कोड में चूंकि चेंज किया है तो कंपाइल करवा लेते हैं। और मैंने जानबूझ के एल्स भी रखा है ताकि आप लोग जब इसका स्क्रीनशॉट लो तो आप लोगों को नोट्स में वो चीज अवेलेबल रहे, ताकि याद रहे। अभी देखो ना सब काम वैसे ही हो रहा है। आप थर्ड डिवीजन ही चेक कर लो, फेल ही चेक कर लो, देखो फेल हो ही रहा है, सारा चीज सही है। देख लो अगर मैं 101 डाल दे रहा हूं तो इनवैलिड बता रहा है ना। तो मेन यहां पे समझाने का मकसद क्या था कि लास्ट में आप, ऐसे तो नॉर्मली लोग एल्स लिखते ही हैं और इसीलिए स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठ जाता है कि इफ एल्स लैडर के लास्ट में एल्स होना चाहिए। लेकिन आप चाहो तो लास्ट में एल्सिफ भी लिख सकते हो। और नॉर्मली जब आप किसी वेबसाइट को भी देखोगे ना तो इफ एल्स लैडर के सिंटैक्स को या किताब वगैरह में भी लास्ट में एल्स ही लिखा हुआ होता है। ये दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। अब देखो सिंटैक्स नंबर 4 जो कि आखिरी सिंटैक्स है वो है नेस्टेड इफ का सिंटैक्स, इफ के अंदर इफ। अब ये क्या चीज है भाई, बहुत ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर कोई एक कंडीशन आप चेक करते हो और वो सक्सेसफुली है तो आपको फिर दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ सकता है। लेकिन देखो मैं उसका भी बताऊंगा कैसे वो भी आपको यूज करना है। बहुत ध्यान समझना, जब वीडियो के यहां तक बने हुए हो तो वीडियो के अब अंत तक बने रहना, क्योंकि ये लास्ट है। नेस्टेड इफ के बारे में मैं बता रहा हूं, सिंटैक्स नंबर 4 के बारे में। ठीक है, मान लो आपसे आपको क्या लेना है भाई, INTH। ठीक, और यहीं पे मैं ले लेता हूं स्ट्रिंग चलो INTH है ना, एक मैं ले लेता हूं एज में मुझे एज का इनपुट लेना है। चलो पहले मैं एज का इनपुट ले लेता हूं, system.out.println। वेरिएबल तो हम लोग कहीं भी लगा लेंगे, प्लीज इंटर एनी, तो प्लीज इंटर एज। ठीक, अब एज में हम लोग sc.nextInt से, चूंकि एज, अच्छा नेक्स्ट INT एज जो है ऐसा भी तो हो सकता है 18 साल 3 महीना, है ना, ऐसा कोई दे सकता है। तो ऐसा करो ना कि इसको एज को INT की जगह ले लो फ्लोट, पॉइंट में भी हो सकता है, नेक्स्ट फ्लोट कर लो।
ठीक है। अब देखो आपको एक्चुअली निकालना है कि आप वोट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो आपने यहाँ पे आप एज आपने क्यों लिया है भाई, 18 साल या उससे ज्यादा वाले लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन फिर दूसरा शर्त है ना कि वो इंडियन है कि नहीं है। ठीक, तो ऐसा करता हूं कि मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं, स्ट्रिंग, COUNTRY, कंट्री ले लेता हूं। ठीक, अब यहां पे एज लेने के बाद प्लीज इंटर योर कंट्री, है ना। अब यहां पे कंट्री में मैं SC डॉट नेक्स्ट लाइन डाल देता हूं, क्योंकि जैसे मान लो कोई अमेरिका का होगा, हो सकता है लिख दे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मल्टीपल वर्ड्स आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन ही यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां अभी अगर आप देखो, अगर मैं सिर्फ प्रिंट करवा लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट, बहुत ध्यान समझना इस चीज को, println ऐसा करता हूं ना, एज के वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूं और यहीं पे प्लस देके /t देके साथ में कंट्री को भी मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं। चलो CLS, अब मैं इसको कंपाइल करवाता हूं, जावा सी स्पेस abc डॉट जावा, और उसके बाद जावा स्पेस abc। अब मान लो किसी का एज जो है ना 16 ईयर्स है। अब देखो ये प्लीज इंटर योर कंट्री में ये नहीं रुका, ध्यान देना, मैंने यहां पे नेक्स्ट फ्लोट लिया एज में, सही है, और उसके बाद मैं यहां क्या कर रहा हूं, फ्लोट एज है, स्ट्रिंग कंट्री है। अब कंट्री इक्वल्स नेक्स्ट लाइन SC डॉट नेक्स्ट लाइन तो है अपन पास, नेक्स्ट लाइन तो है, कंट्री में आना चाहिए था। तो ये नेक्स्ट फ्लोट के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कंट्री का इंफॉर्मेशन ये नहीं लेगा। ऐसा करता हूँ ना, फिलहाल मैं ले लेता हूँ कि भाई आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या नहीं। ठीक है, तो वोटर आईडी के लिए मैं बूलियन ले लेता हूँ, बूलियन, देखो बूलियन स्पेस यस और नो है ना, ऐसी वैल ले लेता हूँ V। एज का एंट्री तो मैंने ले लिया, अब यहां पे मैं लिख देता हूं इंटर ट्रू इफ यू हैव वोटर आईडी कार्ड, एल्स फॉल्स, नहीं तो फॉल्स डालो। और यहां पे मैंने वेरिएबल क्या लिया है, V लिया है, इट्स ओके। तो चलो यहां पे मैं V में ले लेता हूं XC डॉट नेक्स्ट बूलियन। ओके, तो अगर मैं यहां पे V को, इसीलिए मैंने चेक किया था कि वो इनपुट आ रहा है कि नहीं। अभी यहां से CLS जावा सी स्पेस abc डॉट जावा, अब ये सक्सेसफुली देखो कंपाइल तो हो ही जाएगा, वो पिछली दफा भी हो गया था, जावा स्पेस abc। अब चलो एज मान लो 12 ईयर्स है, हाँ। अब वोटर आईडी के लिए मान लो नहीं है, फॉल्स, तो देखो 12.0 भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। ओके, अब फ्लोट है ना इसीलिए आ रहा है। अब ये तो सही है, ये तो मैंने चेक करने के लिए लगाया था। अब देखो समझो, वोट 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 कौन दे सकता है, अगर एज 18 या उससे ज्यादा है, तो अब चेक करो कि क्या V का वैल्यू, मतलब वोटर आईडी कार्ड है, क्या V इक्वल्स ट्रू। अगर ऐसा भी है
यहां पे देखो हम लोग स्कोप ऑपरेटर दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली हो जाता है। मैसेज दे दो ना कि यू कैन वोट। क्यों भाई? क्योंकि दो कंडीशन देखो मैच हो रहा है, एज 18 साल या उससे ज्यादा है और साथ में वोटर आईडी भी, तो वोट तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन मान लो कि एज 18 साल या उससे ज्यादा है, ट्रू में तो आ गया, लेकिन ये जो है ना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिसके चलते एल्स में आया है। तो एल्स में आया है अगर, तो आप मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से कि यू कैनॉट वोट। देखो ये तो हो गया तब जब एज 18 या उससे ज्यादा है, तब के केस में वोटर आईडी है कि नहीं है। लेकिन मान लो शुरू में ही यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाए कि एज 18 साल है तो नहीं, तो जब एज 18 साल है ही नहीं तो ये तो चला जाएगा एल्स में, एल्स में चला जाएगा। किसके एल्स में जाएगा? इसके एल्स में, एज वाले एल्स में, है ना। तो उस केस में अब वोटर आईडी क्या चेक करना, आप सीधा मैसेज दे दो ना यू कैन नॉट वोट, क्योंकि आपका एज ही नहीं हो रहा है। अब इसको जरा आप एग्जीक्यूट करा के देखो। देखो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया, इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी ये सिंटैक्स नंबर 4 चूंकि समझाना था, अब देखो इसके ड्रॉबैक को भी समझना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे वो देखना। अभी जैसे मान लो एज जो है 19 साल है और वोटर कार्ड है, तो देखो यू कैन वोट आ रहा है, ओके, एक कंडीशन तो क्लियर है। अब दूसरा चीज है कि भाई एज जो है 18 साल से ज्यादा है, लेकिन वोटर कार्ड नहीं है, इसीलिए फॉल्स का इनपुट आ रहा है, तो देखो यू कैन नॉट वोट। लेकिन एक तीसरा कंडीशन है, एज 11 साल है। अब सवाल है कि ये इनपुट लेना भी मुझे नहीं चाहिए था, इसको भी मैं भी सुधार दूंगा, लेकिन चलो अभी तो चलो ये चीज है। क्या करना क्या होगा, वो जो इनपुट लिया ना मैंने वोटर आईडी कार्ड का, वो जब 18 साल है उससे ज्यादा वाले कंडीशन में जाएगा ना, तब मैं इनपुट ले लूंगा। लेकिन मान लो 11 साल है और फॉल्स है, यू कैन नॉट वोट। हो सकता है जबरदस्ती 11 साल के एज में वोटर आईडी कार्ड गलत ही सही लेकिन बना लिया, तो उस केस में भी यू कैन नॉट वोट। जबकि आपका क्यों, क्योंकि आपके पास जबकि है वोटर आईडी कार्ड, लेकिन चूंकि आपका एज 11 साल है जो कि 18 से कम है, इसलिए यू कैन नॉट वोट। तो ये था मामला आपका नेस्टेड इफ का। लेकिन देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपली यहां ऐसे लिखो, इनपुट आपने ले लिया ना, ये देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसने बढ़ा दिया एक्चुअली, मैं ऐसे यूज नहीं करता हूं, लेकिन इसका भी अपना अलग इस्तेमाल है। इस ढंग के केसेस में यूज नहीं करना चाहिए, वो लंबे कोड में होता है यूज। जैसे सिंपल है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो कैसे इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा है। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है और साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड का वैल्यू ट्रू है, यू कैन वोट। और नहीं तो, अब नहीं तो में क्या हो, नहीं तो में कब आएगा? नहीं तो में तभी ना आएगा जब दोनों का दोनों कंडीशन गलत हो, मतलब एज भी 18 साल से कम हो और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं हो, या दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत हो, या तो एज 18 से कम हो या फिर वोटर आईडी कार्ड नहीं हो। तो भाई दोनों ही सिचुएशन में आप मैसेज दे दो कि यू कैन नॉट वोट। अब देखो मामला कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम लोग पहले कंपाइल करते हैं जावा सी से, और उसके बाद जावा स्पेस एबीसी। अब देखो एज किसी का 12 साल है और मान लो वोटर आईडी कार्ड है, हालांकि ये सिचुएशन नहीं हो सकता है, लेकिन देखो यू कैन नॉट वोट आ रहा है। जावा स्पेस एबीसी, किसी का एज जो है मान लो 13 साल है और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, यू कैन नॉट वोट। लेकिन अगर जावा एबीसी करता हूं, किसी का एज 18 साल है और वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं बन पाया है उसका किसी कारण से, यू कैन नॉट वोट। और अगर मान लो किसी का एज 45 ईयर्स है और वोटर कार्ड भी है, ओके यू कैन वोट, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सिंटैक्स नंबर 4 को भी सीखा और कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने जाना।
तो उम्मीद करता हूं कि जावा के ऊपर ये जो 12वां लेसन है जो कि इफ स्टेटमेंट के ऊपर डेडिकेटेड था, जिसमें मैंने 4 अलग अलग सिंटैक्स को एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है, और लास्ट वाला जो आपका नेस्टेड इफ था उसको भी सिंप्लीफाई करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और लोग भी सीख सके। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं या लाइव अगर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो या लाइव क्लास जो है वो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।